सद्यो वृष्टि लक्षण विचार पर आज मेरा है, तो मैं प्रारंभ करती हूँ। भारतीय वैदिक विज्ञान परंपरा के अंतर्गत संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने वृष्टि पर अनेक शोध कार्य किए हैं। वृष्टि का मूल वेद एवं वेदांगों में है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने इस विषय पर निरंतर चिंतन मनन करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मासों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, वायु के आधार पर और शकुन अपशकुन के आधार पर वृष्टि का वैज्ञानिक एवं शोधपरक अध्ययन किया है। अनेक ग्रंथों में वृष्टि कब होगी और कैसे होगी इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृष्टि शब्द। वृषु सेचने धातु से अक्तिन प्रत्यय लगाकर बना है वृष्टि शब्द। जीवन का मूल आधार वृष्टि है। वृष्टि संपूर्ण कृषि का मूल आधार वृष्टि है और वृष्टि ही जीवन का मूल आधार है। इसलिए वृष्टि अर्थात वर्षा का ज्ञान करना आवश्यक होता है। इस प्रकार का उल्लेख पराशर मुनि ने कृषि प्राशर में किया है। वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलम च जीवनम तस्मादादौ प्रत्येन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत। ऋग्वेद के प्रमुख रूप से वर्षा के लिए 7वें मंडल का 101वां और 102वां सूक्त है। ये दोनों सूक्त वृष्टि पर आधारित है। इन्हें पर्जन्य सूक्त भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य कई स्थानों पर वर्षा का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार वृष्टि का मूल हमें ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में मिलता है। अग्निर्वायितो वृष्टि मुदीरयति मारुतः सृष्टाम नयन्ति। इस प्रकार से तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है। भगवान वेदव्यास की दृष्टि सर्वथा भिन्न और सूक्ष्म है। उनकी दृष्टि में केवल सूर्य की रश्मियां ही वृष्टि करने वाली नहीं है। वृष्टि में चंद्रमा और वायु भी प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार वेदव्यास ने वायु प्राण में वृष्टि का कारण बताते हुए उल्लेख करते हैं कि आदित्य पीतम सूर्याग्रहे सोमम संक्रमते जलम नाडीभिर वायु युक्ताभिर लोकाधानम प्रवर्तते यस्सोमा स्रवते सूर्यम तदा अभ्रव तिष्ठते मेघा वायु निघातेन विसृजन्ति जलम भुवि। अर्थात सूर्य की रश्मियों द्वारा अवशोषित जल जलवाष्प के रूप में अंतरिक्ष में जाता है और वहां चंद्र रश्मियों के संयोग से आर्द्र होकर मेघों का आश्रयण करता है। मेघ वायु के दबाव से पुनः जल की वर्षा करती है। इस प्रकार से वेदव्यास के कथन में मेघ के विषय में दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात, मेघ केवल वाष्प नहीं होते, उनका अस्तित्व वाष्प से भिन्न है। दूसरी बात, सूर्य जल का केवल वाष्पीकरण करता है, ना कि मेघीकरण। वृष्टि ज्ञान के 5 अवयव हैं। ज्योतिष शास्त्र दृष्टया ज्ञान हेतु 5 अवयव पर ध्यान देता है। पहला वायु, दूसरा है मेघ, तीसरा है ग्रहचार, उसके बाद है चौथा भूमि और पांचवा है सद्यो वृष्टि लक्षण। अब हम इसके बाद देखते हैं वायु के भेद। वातस्तु त्रिविधा प्रोक्ता पावकः अस्थापको परः तृतीयो ज्ञापको वृष्टि अस्थानांगे मध्य संग्रहात्। अर्थात वायु के प्रमुख 3 भेद बताए गए हैं, पावक, अस्थापक और ज्ञापक। इनमें पावक नामक वायु विभिन्न दिशाओं में फैले हुए वृष्टि योग मेघों का संग्रह करता है। वही दूसरी अस्थापक नामक वायु मेघों के वर्षा हेतु प्रेरित करता है। जो तीसरा है ज्ञापक नामक वायु में
जल का आधान होते समय भी वायु का अनुकूल होना आवश्यक होता है, नहीं तो वाष्प और मेघों का संयोग नहीं हो पाएगा और मेघ शुष्क ही रह जाएगा। इस प्रकार का उल्लेख भी बृहद संहिता ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं मेघों के भी भेद हैं। आवर्तश्चैव संवर्तः पुष्करो द्रोण एव च चत्वारो जलदाः प्रोक्ता आवर्तादि यथाक्रमम्। वायु की तरह ही मेघों की कई जातियां बताई गई हैं, जिनमें से यहाँ 4 जातियां उल्लेखित हैं। पहला जो है आवर्तक, दूसरा है संवर्तक, तीसरा है पुष्कर और चौथा है द्रोण। आवर्तकादि मेघों का भी कार्य बताए गए हैं। आवर्तक मेघ एक देश में वर्षा करने वाला होता है और शुष्क होता है। यह केवल वायु के वेग से इधर उधर भ्रमण करता है रहता है। दूसरा जो है संवर्तक नामक मेघ का प्रलयकारी वृष्टि करने की क्षमता रखता है और सभी स्थानों पर वर्षा करता है। तीसरा जो है पुष्कर नामक मेघ कभी कभी थोड़ी बहुत वृष्टि कर पाता है। और चौथा द्रोण नामक जो मेघ है वो कृषि योग्य संवित वर्षा करता रहता है, जैसा कि कृषि पराशर में प्राप्त होता है। आवर्तो निर्जलो मेघः संवर्तश्च बहुदकः पुष्करो दुष्कर जलो द्रोणो सस्य प्रपूरकः एकदेशेन चावर्तः संवर्तः सर्वतो जलम पुष्करे दुष्करम वारी द्रोणे बहु जलामहि। ग्रहचार की वृष्टि ज्ञान, ग्रहचार के द्वारा भी वृष्टि का हम ज्ञान करते हैं। मेघों की प्रवर्षण क्षमता पर ग्रहचार का भी प्रभाव पड़ता है, जिसका संकेत हमें लोकोक्तियों में घाघ और खना के वचनों में मिलता है, जो इस प्रकार उल्लेखित हैं। आगे मंगल पीछे भान होवे उस समान। इसका आशय है कि जिस राशि पर सूर्य होता है उसके अग्रिम राशि पर यदि मंगल हो तो मेघों में शुष्कता आ जाती है, जिसके कारण हल्की वर्षा उसके समान होती है। इसी क्रम में हम देखेंगे सद्यो वृष्टि विचार। भू आकृति के अनुसार विद्वानों ने भूमि की बनावट तथा वहां की वनस्पतियों का संबंध भी वृष्टि को प्रभावित करने वाला बताया है। इसलिए वृष्टि विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्यों ने भूमि को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है अनूप, दूसरा होता है जांगल और तीसरा होता है मिश्र। अनूपो जांगलो मिश्रः त्रिधा देशो बुधैर्मतः तत्तत् स्वभावं विज्ञाय जल वृष्टिर्निवेद्यते। अब अनूप देश का लक्षण बताते हुए पराशर मुनि ने कहा है कि नदी पल्लव शैलाद्यः मृदु वाता तपान्वितः अनेकवन सस्याढ्यः सो अनूप देश उच्यते। जिस प्रदेश में नदियां, तालाब, पर्वत आदि कोमल हवा हो लेकिन गर्मी भी विद्यमान हो, जंगल हो तथा खेती योग्य खेतों में फसल लगे हो, ऐसे स्थान को वो अनूप देश कहते हैं। अब देखते हैं अगला जो जंगल है उसका लक्षण क्या बताए हैं। स्वल्पोदक तृणो यस्तु प्रवातः प्रचुर तपः स गेयो जंगलो देशो बहुधान्यादि संयुतः। अर्थात जहाँ जल कम हो, घास भी थोड़ी मिले, जहाँ हवा प्रबल हो और धूप अधिक पड़ती हो, वह बहुत प्रकार के अनाज उत्पन्न होता हो, ऐसे स्थान को जंगल देश कहा गया है। मिस्र देश का लक्षण बताते हैं। संश्लिष्ट लक्षणो यस्तु देशः साधारणो मतः समासाधारणे वृष्टिः यस्मात् शिष्णो मारुतः। जिस भूमि की बनावट मिश्र है वहां उपरोक्त दोनों लक्षण आंशिक रूप से मिलते हैं। जहां वर्षा समान रूप में होती हो और जहां शीत, वर्षा, गर्मी की हवाएं सामान्य रूप से चलती हो, ऐसे प्रदेश को मिश्र देश बताए हैं।
भू आकृति के विभाजनों के कारण यह स्पष्ट होता है कि वन संपदा को नष्ट करने से वृष्टि संपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि अच्छी वृष्टि से नदी, जलाशय, पर्वत तथा वनों से घिरी हुई भूमि ही प्रशस्त और अच्छी मानी जाती है। वर्तमान में तेजी से हो रहे वन संपदा के विनाश का परिणाम सबके समक्ष है। उपयुक्त सभी वृष्टि के अस्थायी कारण बताए गए हैं। कुछ कारण उत्पन्न होते हैं जो समयानुसार उत्पन्न होते हैं और समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें ही सद्योवृष्टि लक्षण कहा जाता है। कादम्बिनी ग्रंथानुसार वर्षा का विचार करते हैं। कहते हैं, हस्ति समुद्रादादाय जलमभ्राय यक्षति वात प्रेरित मभ्रम तु काले अस्थाने भी वर्षति। अर्थात सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र का जल अवशोषित करके बादल को देता है और वायु के द्वारा प्रेरित बादल यथा समय यथा स्थान पर वर्षा करते हैं। निमित्त के चार भेद बताए गए हैं। तज्ज्ञानाय निमित्तम स्यात् बहुभेदम चतुर्विधम पार्थिवम चांतरिक्षम च दिव्य मिश्रमिति क्रमात्। सबसे पहले आप देखते हैं इस श्लोक में जो निमित्त के भी चार भेद बताए हैं। जो पहला है पार्थिव, इसे भौम भी कहते हैं। दूसरा अंतरिक्ष है, उसके बाद तीसरा दिव्य है और चौथा मिश्र है। भौम का थोड़ा देखते हैं परिचय, ये किसे कहते हैं। देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादि भौतिक चीजों के द्वारा वर्षा का ज्ञान होने को पार्थिव निमित्त कहते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे अंतरिक्ष निमित्त। वायु, बादल, विद्युत, गर्जन, दिगदाह, इंद्रधनुष आदि से वर्षा का ज्ञान होने को अंतरिक्ष निमित्त कहते हैं। वातावरणीय परिवर्तन का विचार देखते हैं थोड़ा। तापमान, वायु दाब एवं वायु की दिशा आदि वातावरणीय परिवर्तन के सामान्य परीक्षण द्वारा वर्षा का पूर्वानुमान किया जा सकता है। उसके बाद आकाशीय परिवर्तन से भी वर्षा का ज्ञान किया जा सकता है। मेघों की आकृति, बिजली चमकना, आंधी, तूफान, कुहरा, धुंध, बादलों की गड़गड़ाहट आदि शीघ्र वर्षा होने की सूचना देती है। दिव्य निमित्त, सूर्य चंद्र ग्रहण, उच्छल तारे, सप्तनाडी चक्र, ग्रहों के उदयास्त, संक्रांति आदि से वृष्टि का ज्ञान प्राप्त होने को दिव्य निमित्त कहते हैं। अब अंतिम है जो मिश्र निमित्त। कार्तिक से आश्विनी तक के 12 महीनों में के प्रत्येक दिनों के तथा विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आषाढ़ी पूर्णिमा, होलिका आदि के शकुनों एवं उपयुक्त चिन्हों से वृष्टि का ज्ञान करते हैं। इन निमित्तों में पार्थिव निमित्त की अपेक्षा अंतरिक्ष निमित्त और अंतरिक्ष निमित्त की अपेक्षा दिव्य निमित्त इस प्रकार उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बलवान है, क्योंकि पार्थिव निमित्त का फल कम दूरी तक होता है और अंतरिक्ष का फल एक जिले तक, दिव्य निमित्त का फल एक प्रांत तक और मिश्र निमित्त का फल सभी स्थानों पर कहा गया है। इनमें प्रायः पार्थिव निमित्त से ही सद्यो वृष्टि का ज्ञान करते हैं। मिश्र निमित्त के अनुसार वृष्टि विचार। वृष्टि प्रस्थानार्थ शकुने श्याम गोघट दर्शनम स्त्रियां वा श्याम वस्त्रायां दृष्टयायां वृष्टिमादिशेत्। अर्थात यदि कोई जातक वृष्टि वर्षा से संबंधित प्रश्न कर रहा हो, उस वृष्टि प्रश्न काल में काली गाय, घट अर्थात घड़ा, काला वस्त्र धारण की हुई स्त्री का दर्शन हो जाए तो
वृष्टि होगी ऐसा फल बताना चाहिए। जलासन्नो जलम वार्द्रम प्रश्नम यच्छति तत्क्षणे श्रूयते जल शब्दो वा न चिराद वर्षणम वदेत्। यदि वृष्टि संबंधित प्रश्नकर्ता जल के समीप हो अथवा जल या किसी आर्द्र वस्तु को स्पर्श कर रहा हो या उस समय जल शब्द की ध्वनि सुनाई दे तो शीघ्र ही वृष्टि होती है ऐसा फल बताना चाहिए। वृष्टिम ब्रूयात प्रश्न काले वामतः स्वर संचरे अनावृष्टिम वदेत तत्र दक्षिण स्वर संचरे। अर्थात वृष्टि का प्रश्न करते समय यदि प्रश्नकर्ता का बाईं स्वर चल रहा हो तो वर्षा होगी ऐसा कहना चाहिए। यदि दक्षिण स्वर चल रहा हो तो वृष्टि नहीं होगी ऐसा फल बताना चाहिए। पंचांगुली स्पर्शनेपि यदंगुष्ठम जनः स्पृशेत् तदा वृष्टिस्तु महति सावित्री स्पर्शनेल्पिका। वृष्टि से संबंधित प्रश्न करने वाला प्रश्नकर्ता यदि पांचों अंगुलियों को स्पर्श करते हुए अंगूठे को स्पर्श करे तो अधिक वृष्टि होती है अर्थात बाढ़ भी आ सकती है, इतना अधिक वृष्टि होगी। यदि प्रश्नकर्ता सावित्री यानी अनामिका अंगुली को स्पर्श करता है तो कम वृष्टि होती है, शेष अंगुलियों को स्पर्श करने पर सामान्य वृष्टि होती है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। तत्काल घटिका द्विघ्ना त्रिहृतैकेन सत्वरम द्वाभ्याम किंचित विलंबेन शून्य से तु वर्ष। अर्थात सूर्योदय से लेकर प्रश्न काल तक के घटी पल को 2 से गुणा करते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको 3 से भाग देते हैं। यदि एक शेष आए तो शीघ्र वृष्टि होगा ऐसा फल बताना चाहिए। यदि 2 शेष आता है तो थोड़ी विलंब से वृष्टि होगी और 3 शेष आता है तो वृष्टि नहीं होगी ऐसा फल बताना चाहिए। इसी से भी मिलता जुलता कृषि पराशर में भी इसी प्रकार का फल बताया गया है कि जल के भीतर स्थित होकर या हाथ में जल लेकर अथवा जल के समीप में यदि कोई वृष्टि विषयक प्रश्न करे तो शीघ्र वर्षा होते हैं। यदि चींटी अंडा लेकर निकले तथा अकस्मात मेढक शब्द करने लगे तो निश्चित ही वर्षा होती है, इस प्रकार का पराशर मुनि ने फल बताया है। बीडाला नकुला सर्पा येन चान्ने वा विश्लेषयाः धावन्ति सलभा मत्ता सद्यो वृष्टिर्भवेत् ध्रुवम्। अर्थात यदि बिल्ली, नेवले, सर्प एवं बिल में रहने वाले दूसरे प्राणी तथा सलभ मत वाले होकर दौड़े तो निश्चित ही वर्षा होगी ऐसा फल कहना चाहिए। कुर्वन्ति बालकाः मार्गे धूलिभिः सेतुबन्धनं मयूरासैव नृत्यन्ति सद्यो वृष्टिर्भवेत् ध्रुवम्। यदि मार्ग में लड़के धूलि से सेतु बंधन करें एवं मयूर नृत्य करें तो निश्चित ही बारिश होता है। यदि आघात एवं वात से पीड़ित मनुष्य के शरीर में पीड़ा होने लगे एवं सर्प वृक्ष की चोटियों पर यानी शाखाओं पर चढ़ने लगे तो शीघ्र वर्षा होगी ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार से पराशर मुनि ने ये वृष्टि का विचार किया है।